हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम उपभोक्ता की बचत की मापन की कठिनाइयाँ, उपभोक्ता की बचत को मापने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो उपभोक्ता की बचत की मापन की कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो हमने अब तक दो दृष्टिकोण देखा, एक मार्शल का उपभोक्ता की बचत का दृष्टिकोण, दूसरा हिक्स का दृष्टिकोण देखा। उन दोनों दृष्टिकोण के अध्ययन के पश्चात ये स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता की बचत को मापना सरल कार्य है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं। सैद्धांतिक रूप से तो हमने दोनों थ्योरी जो पढ़ी है उसके अनुसार उपभोक्ता की बचत को बहुत ही आसानी से मापा जा सकता है, लेकिन वास्तव में व्यवहारिक रूप में उपभोक्ता की बचत को मापना बड़ा ही कठिन कार्य है। इसलिए इस सिद्धांत की निकल्सन, केनन और टोजिंग जैसे अर्थशास्त्रियों ने कटु आलोचना की है। तो अब क्या क्या आलोचनाएं हैं या फिर उपभोक्ता की बचत के मापन की क्या क्या कठिनाइयां हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहली जो कठिनाई है वो है उपयोगिता अमापनीय है। उपयोगिता का मापन नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हम अब तक देखते आए हैं कि उपयोगिता व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। शराबी के लिए शराब की बहुत उपयोगिता है, लेकिन जो शराब नहीं पीता उसके लिए जीरो उपयोगिता। तो उसको मापना बड़ा कठिन कार्य है। यूँ कह सकते हैं कि इस वस्तु से इतनी उपयोगिता प्राप्त होती है। वो उपयोगिता किसी व्यक्ति के लिए 20 हो सकती है, किसी के लिए 25 हो सकती है, किसी के लिए जीरो भी हो सकती है। तो पहली कठिनाई जो है उपभोक्ता की बचत को मापन की वो ये है कि उपभोक्ता की उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत विचार है, अतः उसको मुद्रा रूपी पैमाने से नहीं मापा जा सकता है। उसे मुद्रा के पैमाने में जैसे हम मापते हैं दूसरी चीज़ों को, वैसे उसको मापा नहीं जा सकता है। अतः इसको मुद्रा रूपी पैमाने से नहीं मापा जा सकता है। उपभोक्ता की बचत किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता तथा त्याग की जाने वाली उपयोगिता का अंतर है। जब उपयोगिता को ही नहीं माप सकते तो उपभोक्ता की बचत को कैसे मापेंगे। दूसरा जो है, द्रव्य की सीमांत उपयोगिता समान नहीं रहती। इसमें हम मान्यता लेकर चलते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है, लेकिन वास्तव में मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो समान नहीं रहती है। मुद्रा का जो मूल्य है या यूँ कहें कि उसका जो परचेजिंग पावर है वो बदलता रहता है। उपभोक्ता की बचत का सही माप इस तथ्य पर आधारित है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहनी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसका कारण यह है कि उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदता जाता है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है या उसके पास जो मुद्रा की मात्रा घटती जाती है, और इस वजह से जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा घटती जाती है उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। कैसे? माना कि आपके पास 1000 रुपये है। अब 1000 रुपये में से 100 रुपये खर्च करने हो तो आप आसानी से खर्च कर देंगे। उसकी जो मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो आपके लिए बहुत कम है, या मान लेते हैं कि 100 के बराबर ही है। लेकिन जैसे जैसे आप खर्च करते जाते हैं और माना कि आप 950 रुपये खर्च कर चुके हैं, अब आपके पास 50 रुपये ही बचे हैं, तो उस 50 रुपये की जो सीमांत उपयोगिता होगी वो पहले जो हमने 100 रुपये खर्च किए थे उससे भी कई गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास अब सीमित मात्रा में मुद्रा बच चुकी है और उसकी बहुत ही अधिक उपयोगिता हमारे लिए हो जाती है। तो मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर नहीं रहती हैं। उपभोक्ता की रुचि एवं पसंदगी में अंतर, ये भी एक कठिनाई है उपभोक्ता की बचत को मापने का। प्रत्येक व्यक्ति या उपभोक्ता जो है उसकी पसंद अलग होती है, उसकी रुचि अलग होती है। बाजार में सभी वस्तु की रुचि एक समान नहीं होती। एक उपभोक्ता की किसी वस्तु विशेष की इच्छा दूसरे उपभोक्ता की तुलना में अधिक तीव्र हो सकती है। ऐसी स्थिति में पहला उपभोक्ता दूसरे की अपेक्षा उस वस्तु का अधिक मूल्य देने को तत्पर हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की जो पसंद होती है समान नहीं होती। किसी को एप्पल पसंद है तो हो सकता है वो एक एप्पल के लिए 25 रुपये भी देने को तैयार है, लेकिन किसी को एप्पल पसंद नहीं होकर मौसम्बी या कोई अन्य फ्रूट पसंद है तो वो एप्पल के लिए 15 रुपये भी देने को तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उपभोक्ता की बचत का मापन किस प्रकार किया जाता है। जो मूल्य हम देने को तैयार है वास्तव में हम जो देते हैं उसका डिफरेंस। तो एक व्यक्ति तो 25 देने को तैयार है, दूसरा 15 ही देने को तैयार है, तो उन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? उपभोक्ता की बचत। तो दोनों व्यक्ति के लिए उपभोक्ता की बचत अलग अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है
बाजार में दोनों उपभोक्ताओं की वस्तु एक ही मूल्य पर उपलब्ध होती है, लेकिन उसकी जो मूल्य देने को तैयार वो अलग अलग होता है, इसलिए उपभोक्ता की बचत भी अलग अलग हो जाती है। इसलिए ये अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। अगली जो आलोचना है, उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में अंतर। हम जानते हैं कि सभी उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति वो एक समान नहीं होती। कोई धनवान हो सकता है, कोई मध्यम वर्गीय हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है। तो एक धनवान व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है, उसके लिए 100 रुपये 200 रुपये कोई मायने नहीं रखता है, तो वो एक एप्पल के 100 रुपये भी देने को तैयार हो सकता है। एक मध्यम वर्ग वाला उस एप्पल के 20 रुपये भी मुश्किल से देने को तैयार होगा, और एक गरीब व्यक्ति है उसी एप्पल के 10 रुपये देने को भी तैयार नहीं होता। यानी जो मूल्य हम देना चाहते हैं वो उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। धनवान व्यक्ति ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते हैं, वो जितना मूल्य बाजार में वो मांगते हैं उतना ही लगभग वो दे देते हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय उतना नहीं दे पाता और गरीब व्यक्ति उससे भी कम दे पाता है। तो यहाँ पर बाजार में सभी उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती, कुछ निर्धन तो कुछ धनी तो कुछ सामान्य होते हैं। एक धनी उपभोक्ता एक निर्धन उपभोक्ता की तुलना में एक वस्तु का अधिक मूल्य देने को तैयार होता है, जबकि दोनों उपभोक्ता बाजार में उस वस्तु के लिए एक ही कीमत देते हैं। एक धनवान व्यक्ति है वो एक एप्पल के 100 रुपये देने को तैयार हो जाता है, लेकिन वास्तव में बाजार मूल्य अगर उसका 20 है तो उसे उपभोक्ता की बचत कितनी हो रही, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 रुपीज़। लेकिन एक मध्यम वर्गीय माना कि उसके 25 ही देने को तैयार है, तो 25 माइनस 20 यानी 5 के बराबर ही उपभोक्ता की बचत उसे प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार आय में विभिन्नता के कारण उपभोक्ता की बचत में भी क्या हो जाती है, विभिन्नता हो जाती है, अतः उपभोक्ता की बचत का मापन कठिन हो जाता है। अगली जो आलोचना है या कठिनाई है वो है स्थानापन्न वस्तु के कारण कठिनाई। हम जानते हैं कि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, प्रत्येक वस्तु की कोई न कोई स्थानापन्न वस्तु है जो लगभग उसका स्थान ले लेती है। स्थानापन्न वस्तु से हम क्या समझते हैं कि कोई ऐसी वस्तु जो उस वस्तु को पूरी तरह से रिप्लेस, लगभग पूरी तरह से रिप्लेस कर देती हैं। जैसे चाय का स्थानापन्न कॉफ़ी है, अगर चाय नहीं मिली तो अपन कॉफ़ी भी पी सकते हैं। तो यहाँ पर स्थानापन्न वस्तु के कारण भी उपभोक्ता की बचत को मापने में कठिनाई होती है। यदि दो स्थानापन्न वस्तुएं हो तो उनकी अलग अलग उपयोगिताओं का जोड़ उनकी सम्मिलित उपयोगिताओं से कम होता है। हम यहाँ क्या देखते हैं कि अगर दो वस्तुएं हैं और उनका जो सम्मिलित उपभोक्ता की बचत है, उपयोगिता है, वो उनकी अलग अलग उपयोगिताओं के योग से कम होता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत को ठीक नहीं मापा जा सकता है। इस संबंध में मार्शल का मत है कि स्थानापन्न वस्तु की उपयोगिता समान मान लेनी चाहिए, कि दोनों वस्तु की उपयोगिता जो है वो समान होती है। कि चाय से अगर 20 यूटिल्स मिलते हैं तो कॉफ़ी से भी 20 यूटिल्स मिलते हैं, ऐसा मान लेना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। चाय से अगर हमें 20 यूटिल्स मिलते हैं तो कॉफ़ी से हो सकता है हमें 25 या 30 यूटिल्स मिले। अगली जो कठिनाई है वो है अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता की बचत अनिश्चित होती हैं। जो वस्तुएं अनिवार्य हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये अनिवार्य वस्तु की श्रेणी में आता है, तो इनके संबंध में उपभोक्ता की बचत अनिश्चित होती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं नमक का। नमक वैसे बाजार में 20 रुपये किलो में हमें उपलब्ध है, लेकिन वो एक अनिवार्य वस्तु है, उसके बिना हमारा जो जीवन है वो थोड़ा कठिन हो जाता है, उसका उपभोग हमें करना ही पड़ता है। तो अगर उसके 100 रुपये भी मांगे तो हम 100 रुपये भी देने को तैयार हो जाएंगे। अगर बाजार में उपलब्ध नहीं है और उसके 100 रुपये अगर हमसे मांगे जाते हैं तो हम देना भी 100 रुपये देने को तैयार हो जाएंगे। तो हमारी बचत कितनी होगी, 100 माइनस 20 यानी 80 रुपीज़ के बराबर होगी, 80 यूटिल्स होगी। लेकिन वास्तव में हमें कितने मूल्य देने पड़ते हैं, 20 ही देना पड़ता है या कुछ ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो अनिवार्य वस्तु की तीव्रता बहुत अधिक होती है। एक उपभोक्ता की इन वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। जैसे पानी है, तो अभी तो हमें जैसे निःशुल्क ही मिलता है, उसके लिए हम कुछ भी मूल्य या नाम मात्र का मूल्य देते हैं, लेकिन हम उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। हम रेगिस्तान में जा रहे हैं और बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और हमें 10-12 घंटों से पानी नहीं मिला है, तो हम हो सकता है एक गिलास पानी के लिए 1000 रुपये भी देने को तैयार हो जाए, क्योंकि उसकी तीव्रता ही इतनी अधिक है। उपभोक्ता की बचत अनिश्चित एवं अनंत होगी। इस संदर्भ में प्रोफेसर पैटन ने उपभोक्ता को 2 स्थितियों का वर्णन किया है, दुख में अर्थव्यवस्था और सुख में अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की 2 अर्थव्यवस्थाओं का उल्लेख पैटन ने किया है। आवश्यक वस्तु की पूर्ति में उपभोक्ता अनेक कष्ट का निवारण करता है, कोई आनंद प्राप्त नहीं करता है। उपभोक्ता की जब अनिवार्यता की संतुष्टि हो जाती है तो उसे उसकी स्थिति सुखमय होती है। जब उसकी अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो वो सुखमय अवस्था में
चला जाता है। अतः उपभोक्ता की बचत का मापन केवल सुखमय स्थिति में ही किया जा सकता है, दुखमय स्थिति में नहीं किया जा सकता है। अगली जो कठिनाई है वो है प्रतिष्ठामूलक वस्तु के संबंध में उपभोक्ता की बचत अनिश्चित होती है। जिन वस्तुओं को प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है, जैसे लग्जरी कार्स हैं, इस प्रकार की जो एंटीक आइटम है या इस प्रकार की जो प्रतिष्ठा की वस्तुएं हैं, उनके संबंध में उपभोक्ता की बचत जो है अनिश्चित होती हैं। एक हीरे का मूल्य कितना भी देने को तैयार व्यक्ति हो जाता है। प्रतिष्ठामूलक वस्तुओं जैसे हीरा, प्राचीन मूर्ति या कलात्मक वस्तुएं के संदर्भ में भी उपभोक्ता की बचत को ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी व्यक्तियों के लिए ऐसी वस्तु की उपयोगिता अधिक कीमत पर ही मालूम पड़ती हैं। प्रतिष्ठामूलक वस्तु हैं, उससे प्रतिष्ठा कब प्राप्त होगी? जब हम उसका वास्तव में ज़्यादा मूल्य देंगे तभी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। ऐसी वस्तु की कीमतों में कमी हो जाती है तो वह प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं नहीं रह जाती हैं। जो चीज़ें प्रतिष्ठा की है और उसका मूल्य अगर कम हो जाता है तो बाद में वो प्रतिष्ठा की वस्तुएं नहीं रह जाती हैं, तब उनकी उपयोगिता भी कम हो जाती है। अतः ऐसी वस्तु की कीमतों में गिरावट होने से उपभोक्ता की बचत में वृद्धि नहीं होती बल्कि कमी हो जाती है। इस प्रकार ऐसी वस्तु को भी उपभोक्ता की बचत अनिश्चित अनंत होती है, जिसे मापना संभव नहीं है। और अंतिम जो कठिनाई है उपभोक्ता की बचत को मापने की वो है उपभोक्ता की पूरी मांग तालिका की जानकारी नहीं होती है। उपभोक्ता की मांग तालिका अनिश्चित एवं अव्यवस्थित होती है तथा अनुमान पर आधारित होती है। मांग तालिका का हमने पूर्व के लेक्चर्स में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। क्या होती है मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग तालिका, बाजार मांग तालिका आदि का हमने अध्ययन पूर्व में किया है। अतः इस प्रकार की काल्पनिक या अनुमानित मूल्य सूची के आधार पर निकाली गई उपभोक्ता की बचत भी भ्रामक एवं कल्पित होगी। इस संबंध में प्रोफेसर मार्शल का यह मत है कि प्रत्येक उपभोक्ता को मूल्य में होने वाले सूक्ष्म उतार चढ़ाव का मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान अवश्य होता है। तो इस प्रकार ये उपभोक्ता की बचत को मापने में कठिनाइयाँ होती है। थैंक यू सो मच।